ये भी इल्जाम लगा दिया कि टीएलपी को भारत की सपोर्ट हासिल है और साथ ही ये भी कहा कि किसी माई के लाल में ताकत नहीं कि वो रियासत को ब्लैकमेल करे, यानी वो तंजीमें जिनका ताल्लुक कश्मीर के साथ था, वो इंडिया के प्रेशर के अंदर उनको भी अब हमने ढकना पड़ा, बिकॉज इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उनको टेररिस्ट तंजीमें करार दे दिया यूएन के अंदर। मस्जिद में भी देखा यही शेख साहब थे, पहले ऑपरेशन करना पड़ा, जो कुछ हुआ बिल्कुल ठीक हुआ, बाद में ये कहते हैं कि शायद हम लोगों को उन लोगों की बददुआएं लग गई। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बहुत कमजोर थी, वो हाँप रहे थे, वो घबराए हुए थे, आईजी पहुंच नहीं पाए, आईजी पे गुस्सा था, सवाल को काट रहे थे कि बस सवाल हो गया आपका, झूठे सवाल करते हैं आप, ऐसे सवाल न करें। उनसे भी वक्त था जब इस मुल्क के वजीर दाखिला को गोली मारी गई और कहा गया कि ठीक लगी है तौहीन रसालत में। तो आज का वजीर दाखिला भी डरा हुआ है, क्योंकि अगर पिछले वजीर दाखिला को गोली मारना चाहता तो आज क्या सूरत हाल है। ये कल तक तीसरी बड़ी सियासी जमात शेख रशीद साहब करार दे रहे थे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आज फवाद चौधरी साहब ने बरमला उनको दहशतगर्द तंजीम करार देकर ये कहा है कि रियासत के सब्र की कोई हद होती है और साथ ही उन्होंने ये भी इल्जाम लगा दिया कि टीएलपी को भारत की सपोर्ट हासिल है और साथ ही ये भी कहा कि किसी माई के लाल में ताकत नहीं कि वो रियासत को ब्लैकमेल करे, यानी उन्होंने कहा है कि टीएलपी की जानिब से उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है। टीएलपी की जानिब से इसका जवाब भी दिया गया और उनका ये तमाम इल्जाम से जो लगाए गए हैं उससे उन्होंने इनकार किया है। दूसरी तरफ हम फिर शेख रशीद साहब को देखते हैं। 10 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए वो आए और उन्होंने रेंजर्स की तैनाती का ऐलान कर दिया। सेठी साहब, 60 दिन के लिए पंजाब को रेंजर्स के हवाले कर दिया गया है। आपको लगता है कि इस तरीके से ये मसला हल हो जाएगा, जो कि छठी बार हम देख रहे हैं कि हमारे मुल्क में ये सिचुएशन एक बार फिर देखी जा रही है? सेठी साहब, ऐसे है कि आपको याद होगा कि यही शेख रशीद साहब थे जो कि जब सबसे पहले लवायक ने धरना दिया रिजवी साहब के सरबराही में, बड़े रिजवी साहब, तो शेख साहब उस वक्त कैसी धमकियां दे रहे थे उस वक्त की हुकूमत को, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को। आपको याद है ना, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, खून हो जाएगा, तो क्या क्या हम ये कर देंगे, ये रोक देंगे, फलाना देंगे। और आज बिल्कुल यू टर्न उन्होंने ले लिए। आज रियासत की बात करते हैं और आप रियासत की ताकत की बात करते हैं। अभी थोड़े दिन पहले ये कह रहे थे कि जी मसला ही कोई नहीं है, पहले कहते रहे कि जी हमने बैन कर दिया है, फिर कहते रहे हमने बैन नहीं किया। तो मतलब है ये हर रोज इनका बयानिया जो है टीएलपी के बारे में बदलता है। अच्छा, मैं समझता हूँ हकीकत यह है कि शेख साहब जैसे लोग जो एक जमाने में मजहबी जमातों के कारकुन रहे हैं, वो बेसिकली उनका यही मौक़िफ़ होता है कि मजहबी जमातों के साथ कोई टक्कर ना ली जाए और जहां तक हो सके उनके साथ मुज़ाकरात करने चाहिए और उनको जो कुछ दे सकते हैं वो दे देना चाहिए। जो मोटी बातें हैं उस पर नहीं हटना चाहिए, मगर छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर दे देना चाहिए, लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए। इनसे इन्हें खौफ आता है क्योंकि इनके लोग जो होते हैं मजहबी जमातों के, वो बड़े मोटिवेटेड होते हैं और बड़े मिलिटेंट होते हैं और वो किसी स्टेज पे भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कर सकते हैं क्रिएट, क्योंकि आम जो सियासी जमातें हैं उनके अंदर उस किस्म की ट्रेडिशन नहीं है। तो शेख साहब का तो हमेशा यही मौक़िफ़ रहा और हमारी एस्टैब्लिशमेंट का भी यही मौक़िफ़ रहा है कि जी बिल्कुल कोई जरूरत नहीं पंगा लेने की, कोई जरूरत नहीं इनको नाराज करने की, हर बात इनकी मान लेनी चाहिए। अलबत्ता कोई ऐसी कोई चीज हो जो कि बिल्कुल हम मान ही नहीं सकते किसी सूरत में भी, जैसे ये जो डिमांड है कि फ्रेंच एम्बेसडर को निकाल दिया जाए यहाँ से, वो तो मान ही नहीं सकते। उसके साथ तो सारे आपके इंटरनेशनल रिलेशन ही खराब हो जाएंगे, वो तो कोई हुकूमत भी नहीं मान सकती। तो इसलिए वो नहीं, बाकी बातें हर बात मानने के लिए तैयार है और सिर्फ शेख साहब नहीं, जो भी हुकूमत होती है वो मतलब घिटने टेक देती है। तो अब इनका तो कुछ कहने की, ये तो जो मर्जी कहते रहे, इनकी बातों पे तो यकीन नहीं आना चाहिए। आज एक बात कहते हैं, कल कुछ और कहते हैं, ये किसी दिन धमकी देते हैं, किसी दिन प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं उनके साथ, किसी दिन पैसे खिला देते हैं। तो ये इसीलिए मैंने ये कहा कि ये अगर अब हुआ ये है कि वो उनका टीएलपी वालों का ये कहना है कि इन्होंने अपने वायदे जो किए थे उनके साथ वो तोड़ दिए। जाहिर है उन्होंने जो तोड़ा है वायदा, वो तो वही तोड़ा है ना कि हम फ्रेंच एम्बेसडर को एक्सपेल नहीं करेंगे, फ्रांस के साथ तल्लुकात नहीं खराब करेंगे। आज हमने ये किया, कल को कुछ और हो जाएगा तो आप कहेंगे अब उसके साथ भी तल्लुकात तोड़ दें। और ये मॉडर्न रियासत ये नहीं कर सकती कि किसी मजहबी जमात के डिमांड के ऊपर अपने सारे इंटरनेशनल रिलेशन जो है उनको तोड़ दिया जाए। अच्छा सेठी साहब, आज शेख रशीद साहब ने कहा है कि हम नहीं चाहते कि इंटरनेशनली पाबंदियां आयद हो जाएं इस तंजीम पर, जिसे वो तीसरी बड़ी सियासी पार्टी करार दे चुके हैं। इंटरनेशनली पाबंदियां, फिर वो फैटिफ वाला मामला भी कुछ उस तरफ इशारा कर रहे हैं? जी हाँ, जाहिर है फिर एक और मसला बन जाएगा ना। आपको पता है हाफिज सईद साहब की तंजीम, लश्कर तैयबा और वासिया जो उनकी तंजीमें सारी इंटरनेशनली बैंड है ना। तो काफी अर्से तक तो हम इधर उधर होते रहे, मगर फिर एक स्टेज आई है FATF की वजह से, अब हाफिज सईद साहब को भी टेक्निकली अंडर अरेस्ट है, अंडर डिटेंशन है, उनके बैंक अकाउंट्स बंद कर दिए गए हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये मजबूरी के तहत किया जा रहा है और ये करना पड़ गया है। इसी तरीके के साथ अगर ये लवायक के ऊपर इंटरनेशनली कोई रेजोल्यूशन आ जाता है तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इनको बाहर निकलने की भी इजाजत नहीं होगी, इनको तो फिर सारी वक्त ढक के रखना पड़ेगा, क्योंकि हुकूमत अभी चाहती नहीं है। बिकॉज इनमें और वो जो तंजीमें थी उनमें बहुत बड़ा फर्क है। वो पहले जो तंजीमें थी उनके, वो दो किस्म की तंजीमें थी। एक तो वो जिहादी तंजीमें थी, TTP की मैं बात नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ
वो तंजीमें जिनका ताल्लुक कश्मीर के साथ था, वो इंडिया के प्रेशर के अंदर उनको भी अब हमने ढकना पड़ा, बिकॉज इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उनको टेररिस्ट तंजीमें करार दे दिया, यूएन के अंदर अमेरिका ने भी, तो इसलिए वो फिर करना पड़ गया। 60 रोज के लिए जैसे कि पंजाब में अब रेंजर्स तैनात कर दी जाएगी, आपके ख्याल में सूरत हाल बेहतर हो जाएगी? देखिए इवेंचुअली तो हो जाएगी, लेकिन मसला ये है कि यहाँ तक मसला पहुंचा क्यों, और जो पुलिस वाले शहीद हुए हैं वो कौन थे, और रियासत उनके लिए कितना स्टैंड ले रही है। अब पुलिस के लोगों को कुछ हो जाए और आपके जो मिनिस्टर हैं वो अपोलोजेटिकली बैठ के बार बार कह रहे हो कि मैं क्योंकि सियासी वर्कर हूं और मैं थोड़ा नरमी का कायल हूं, मेरा फोन खुला है, मैं अभी भी बातचीत कर, दिस इज नॉट हाउ द स्टेट रिस्पॉन्ड्स। जब इंटीरियर मिनिस्टर बोल रहा होता है तो आपको पता चलना चाहिए कि स्टेट बोल रही है, उनको कोई जरूरत नहीं एक्सप्लेनेशन देने की कि वो कितने आशिक रसूल हैं, बिकॉज हम सबको पता है कि इट इज नॉट अबाउट रिलीजन। इस सारे मसले का रिलीजन से कोई ताल्लुक नहीं है, दिस इज एक्सप्लॉयटेशन। और ये एक ग्रुप मेंटालिटी होती है कि जब आपके हाथ में किसी भी वजह से पावर आ गई है तो फिर आप उससे बार बार एजर्ट करते हैं एंड यू यूज इट टू योर एडवांटेज। हमने लाल मस्जिद में भी देखा, यही शेख साहब थे, पहले ऑपरेशन करना पड़ा, जो कुछ हुआ बिल्कुल ठीक हुआ, बाद में ये कहते हैं कि शायद हम लोगों को उन लोगों की बददुआएं लग गई। तो स्टेट रनिंग में इमोशंस का कोई अमल दखल नहीं होता, और यहां कोई सर्टिफिकेट्स भी नहीं चाहिए किसी को कि आप सियासी वर्कर हैं, कि आप आशिक रसूल हैं। वो सारी गिवन चीजें, आपने अमनो अमान को कायम रखना है, आपने आम सिटीजन को प्रोटेक्ट करना है। आपके पुलिस वाले ये डिजर्व नहीं करते जो उनके साथ हो रहा है, और ये मामला जहां तक पहुंचा है इस पे भी मेरे ख्याल है जो कल्प्रिट्स हैं जिन्होंने यहां तक पहुंचने दिया है, कौन सी कमेटी थी जो बातचीत कर रही थी, किन लाइन्स पे कर रही थी, वजीर आजम खुद सऊदी अरेबिया चले गए, पाकिस्तान का अमन ज्यादा जरूरी था, ये बहुत सारे क्वेश्चन है एंड इट इज अ डीपर इशू। तो अभी रेंजर्स तो आ जाएंगे, एंड में हमारा सहारा वही होते हैं, लेकिन ये मामला सियासी लोगों से हैंडल क्यों नहीं होता, दैट इज द रियल क्वेश्चन। ठीक, एनबीसी जैसे कि जुनैरा कह रही हैं कि मसला यहां तक आखिर पहुंचा ही क्यों, और क्यों जो सियासी क़यादत है वो इस मामले को हल नहीं कर पाई, आप क्या कहेंगे इस पर? नहीं, मैं सियासी बात करूंगा कि जब भी हम कुछ ग्रुप को जन्म देते हैं, कुछ ग्रुप पालते हैं, जनरल साहब ने जिक्र किया मुस्तफा का, वहां से आ जाइए आप और आज तक पहुंच जाइए, तो हम उन्हें खुद ही ग्रूम करते हैं और फिर खुद वो हमारे लिए मसला बन जाते हैं, और ऐसा मसला बन जाते हैं कि हम घबरा जाते हैं, हमारी मतलब तमाम फैसला साजी खतरे में पड़ जाती है, और हमें इल्म भी नहीं होता क्या हो रहा है। हम क्रिकेट मैच देखने दुबई चले जाते हैं, हम सऊदी अरब चले जाते हैं, अपनी सड़कों पर अपने इलाकों में, आपके यहाँ खंदकें खुदी हुई हैं, हालात ख़राब हैं, और हम बाहर जाके बैठे हुए। चले कोई बात नहीं, मैच बेचारे शेख साहब नहीं देख पाए, लेकिन आज शेख साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बहुत कमज़ोर थी, वो हाँप रहे थे, वो घबराए हुए थे, IG पहुँच नहीं पाए, IG पे गुस्सा था, सवालों को काट रहे थे कि बस सवाल हो गया आपका, झूठे सवाल करते हैं आप, ऐसे सवाल न करें। उनसे पूछा गया कि इस तहरीक में तो आप भी शामिल थे, आप भी जाते थे, उस पर गुस्सा आ गया उनको। ये सब कुछ हुआ है हमारे यहाँ। सारी रात आप उनसे मुज़ाकरात करते हैं, जेल में उनका लीडर है, इंटीरियर मिनिस्टर, उससे जेल में जाके मुज़ाकरात करते हैं, और फिर अगले दिन आप खड़े होकर कहते हैं कि ये अस्करी विंग है, हम इनसे बात नहीं करेंगे। कोई रियासत की एक पॉलिसी तो होनी चाहिए, यही तो बात है कि हुकूमत की क्या पॉलिसी है। हुकूमत तो डरी बैठी है और उसकी मतलब जान निकली हुई है, उसके पाँव नहीं नज़र आ रहे हुकूमत के, ना वज़ीर आज़म के ना वज़ीर दाखिला के, उनकी ऐसे जान निकली हुई है क्योंकि माजी की हुकूमतों के साथ इसी हुकूमत ने जो किया। वो भी वक्त था जब इस मुल्क के वज़ीर दाखिला को गोली मारी गई और कहा गया कि ठीक लगी है तौहीन रसालत में। तो आज का वज़ीर दाखिला भी डरा हुआ है, क्योंकि अगर पिछले वज़ीर दाखिला को गोली मारना चाहता तो आज क्या सूरत हाल है। ये बीज हमने बोया है। मैं बचपन में सुनता था कि हाथ से लगाई हुई गांठें मुंह से खोलनी पड़ती हैं, ये हाथ से लगाई हुई हैं तहरीक इंसाफ की गांठें, जो अब उन्हें अपने इक़्तिदार में मुंह से खोलनी पड़ रही हैं।